बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और अब भी मैं आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ कि बाजोड़ में और बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अपर दीर में, लोअर दीर में तबाही हुई है, स्वात में तबाही हुई है, शांगला में सैलाब आया है, दरियाए सिरन में और नारान जाने वाले इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाक़यात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो दीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गाँव है जहाँ पे 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो। उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सैलाब का पानी जो है वो अभी नहीं रुक रहा और बारिशें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो सैलाब का पानी बहता चला जा रहा है। अब मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एमरजेंसी नाफिज की गई है और फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि कोई भी ऑफिसर अपना ज़िला या अपना इलाका नहीं छोड़ेगा बगैर पेशगी इतला के या इजाज़त लिए बगैर। तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी का नफाज किया गया है और दूसरी जानिब फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो मुतासरीन सैलाब को देने का ऐलान किया है और साथ में जो फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी हुक्म दिया गया है वो इमदादी कामों में हिस्सा लें। अब पुलिस क्या तो फ़ौज क्या, NDMA, PDMA, जितने भी महकमे हैं, ज़िले हुकूमतें, रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, उन तमाम को भरपूर हिस्सा लेना होगा इमदादी सरगर्मियों में। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उन्हें भी, जिनकी सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो मकामी अफराद होते हैं। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करती है, बाकी सारे इदारे और डिपार्टमेंट मिल के मैक्सिमम 25% का फ़र्क डाल सकते हैं या 30% का। ज़्यादा जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं और उनके अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो मकामी लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे अब वसाइल चाहिए होंगे। मेरी लोगों के बाद जो अनाज जमा था, जो खुराक जमा थी, वो भी अब उस तरह मौजूद नहीं है। लोगों के सर पर छत मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में अब खैमे चाहिए होंगे लोगों को। खैमों के साथ साथ लोगों को खुराक का बंदोबस्त करना होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरियम नवाज ने गंडापुर साहब से रब्ता किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाते हैं कि हर मुमकिन मदद हम करेंगे। ये बड़ी पॉजिटिव साइड है। और देखें, इस तरह के मौक़ों के ऊपर आप सियासत को और बाकी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। बेशक मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो एक जाली हुकूमत है और वो वज़ीर आला नहीं है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, जिनकी हुकूमत है मैंडेट वाली हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला फ़ोन करता अली गंडापुर को, या जो वज़ीर आज़म है वो तहरीक इंसाफ का मौजूद होता और वो कहता कि जनाब हम यहाँ पे पूरा काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन जो जाली लोग बिठाए गए हैं, रियासत उनके कंट्रोल में है। अब ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। वफाक को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा करने चाहिए ताकि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी मदद में भरपूर तरीके से फंड्स को खर्च कर सके। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपने फंड खर्च करने चाहिए, बल्कि वफाक को वो फंड्स जो खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं और वाजिबुल अदा है वो फंड्स फौरी तौर पे अदा करने चाहिए ताकि भरपूर इमदादी कामों में ये पैसा काम आ सके। जो पैसा आपके मुश्किल वक्त में काम ना आए उसका क्या फ़ायदा। अब ये बेहतरीन वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसका पैसा लौटा दिया जाए ताकि वो इमदादी कामों में उस पैसे को लगा सके। अपनी अलग अलग 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय यहाँ पे बेहतर यह है कि तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करें। सूबाई हुकूमत जो है वो सबको कमांड करे और सबके साथ मिलकर काम करे और साथ ही साथ जो है वो ज़िले हुकूमतें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखें, अगर किसी जगह पे जमात इस्लामी की लोकल नुमाइंदगान जमात इस्लामी के हैं या फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं या PTI के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनके ज़रिए से जब आप काम करवाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा। इस वक्त अपनी अपनी सियासत भूल जाए, एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत भूल जाए,
सियासी जमातें अपनी सियासत भूल जाएं और सबको मिलकर इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है वो मकामी हुकूमतें हैं, यानी जिसको आप काउंसलर कहते हैं, मकामी जो मेयर होते हैं या नाजिम होते हैं या निचले लेवल पे जितने भी काउंसलर्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। वजह यह है कि वो ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उनके इलाके में यूनियन काउंसिल में कितने घर गिरे हैं, कितने लोग जो है वो बेघर हुए हैं, कितने लोग जो है जाँ बहक हुए हैं, कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मकामी नुमाइंदगान को, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की भरपूर तरीके से मदद की जा सके। 250 अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये छोटा नंबर नहीं है, और ये आनन फानन सब कुछ हुआ है, बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आई, इतनी तेजी से सैलाब आया है और बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हमने देखे हैं, बड़ी तबाही हमने देखी है खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी आदादोशुमार मजीद आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तानी खुद कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और इसके लिए हम रिकमेंड भी करेंगे कि कौन लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग भी काम शुरू करेंगे। मेरे पास पाकिस्तान में पूरी एक बहुत बड़ी टीम थी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो एक्टिव हो जाएं सब लोग और भरपूर तरीके से मदद करें। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं हाजिर हूं हर तरह की खिदमत के लिए, और जो बाकी लोग मौजूद हैं वो अपने हमवतनों की मदद के लिए आगे बढ़ें। नादरीन, ये सैलाब की सूरत हाल है, इस पर आपको अपडेट भी करते रहेंगे, चीज़ें आपको बताते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन से मुलाकात, ये आलमी मंजरनामे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दो सुपर पावरें, जो बहुत बड़े दो ताकतें हैं दुनिया की, उनके सरबराह आपस में मिले हैं। कैसे मिले ये मैं आपको वीलॉग में आगे चल के बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नया बयानिया लॉन्च हो रहा है। मुझे कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों ने यह बताया कि अब हमें बुलवाया जाता है और बुलाकर हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या माजी में जो पाकिस्तान के लीडरान थे, उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा आलमी इशूज़ के ऊपर, ख़ासतौर पर वो कश्मीर की और फ़लस्तीन की और दीगर कुछ और इशूज़ हैं उन पर बात करते हैं और इशारों में बात करते हैं, बाज़ लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं कि 70 साल की पॉलिसी इस वक्त नहीं चल सकती। 70 से 80 साल पुराने नज़रियात और जो पॉलिसीज़ हैं वो उस दौर के मुताबिक ठीक थे, अब दौर बदल चुका है। वो कहते ये हैं कि जनाब जदीद दौर आ गया, सूरत हाल तब्दील हो गई है, लिहाजा अब एक नई पॉलिसी के साथ पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा और इसके लिए ग्राउंड बनानी शुरू की जा रही है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, इस किस्म के लोग हैं, उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी जा रही है कि जदीद दौर है, हमें माजी के चंद उसूलों को बदलना पड़ेगा। वो उसूल जो बानियाने पाकिस्तान के साथ जाकर मिलते हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, खासतौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके उसूलों को भी छोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है इब्राहिम कार्ड के तहत अब ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ में एक लचक आई है। लचक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में ये आई है कि पाकिस्तान 2 स्टेट जो है वो सलूशन की तरफ जाना चाहता है कि इसराइल को भी बाकायदा एक मुल्क बनाया जाए और कुछ इलाके उन्हें दिए जाएं, और फ़लस्तीन को भी बाकायदा एक मुल्क बनाया जाए और कुछ इलाके उनको दिए जाएं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले बड़ा सख्त रहा है कि ये सारे जो मकबूजा इलाके हैं ये फ़लस्तीनियों की मलकियत है, फ़लस्तीनियों को उनकी होमलैंड वापस दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में आप ये चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इस बयानिए के ऊपर काम हो रहा है। ये बयानिया लॉन्च किया गया है इस्लामाबाद की बैठकों में, रावलपिंडी की बैठकों में और मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और जिन लोगों से बातचीत हुई है उन्होंने मुझे बताया, और मैं बराह रास्त इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। नादरीन, बयानिया जो भी बनाया जाए, उस बयानिए में एक चीज़ जो है वो रुकावट रहती है, वो इमरान खान है, और इस रुकावट को दूर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये रुकावट दूर हो नहीं रही। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ये यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब रखी गई थी, उसमें एक बच्चा है छोटा सा, और वो तकरीर कर रहा था, बड़े शौक से सब लोग सुन रहे थे कि अचानक से वो बच्चे ने जो है ना वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, और जो स्टेज के ऊपर मुंतजिम मौजूद था उसकी दौड़े लग गई। वो भाग कर आया और बच्चे से माइक छीनने की उसने कोशिश की, और उसके बाद वीडियो कट हो गई। अब सूरत हाल नादरीन ये है कि इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चे ये जानते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब इस बच्चे को भी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं या कुछ सहाफ़ी हैं, ताकि मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह की गंदी जबान जो है वो सहाफ़ी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई एक छोटा बच्चा है, अगर उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान में जमहूरियत है, कोई भी शख्स कोई भी नारा लगा सकता है, और अगर उसने ये नारा लगाया है तो ये इसकी चॉइस है, उसको ये इजाज़त दी जाए। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इस मुल्क में किसी बच्चे को भी बोलने की इजाज़त नहीं देंगे?
क्या मुकम्मल तौर पे फिरौनियत लागू कर दी गई है इस मुल्क पे? ये बच्चे की जो आवाज़ है और बच्चे ने जो बात की है उससे ये आपको समझ जाना चाहिए कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, और एस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी इस गंदी सियासत से अपने आप को बाहर निकाल लेगी उतना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज अगर अपने उसूलों के ऊपर वापस आने की कोशिश करें, अव्वल तो उनके शुरू से उसूल रही कोई नहीं, लेकिन जो उसूल उन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने कुछ उसूल बनाए थे कौम को दिखाने के लिए, सही, लेकिन मियां साहब आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वापस आए तो मेरे समेत सारे पाकिस्तानी या वो लोग जो जमहूरियत पसंद है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे कि ठीक है मियां साहब आए आप वापस, आप बैठे, आप इमरान खान साहब के साथ बैठे, बाकी लोगों के साथ बैठे और अपनी गलती तस्लीम करें, इस हुकूमत को छोड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और एक नया मिसाक जमहूरियत करें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। अब पिछले मिसाक जमहूरियत का आप लोगों ने जो हाल किया, यानी इमरान खान साहब को तो हुकूमत 2018 में आकर मिली ना, आपने तो पिछले मिसाक जमहूरियत को पहले ही तबाह कर दिया था जब आप काला कोट पहनकर अदालत में चले गए थे, जब आपने जबरदस्ती अदालत के जरिए से गिलानी को बाहर निकलवाया था, जब आपने धांधली करके 2013 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो ये सारा कुछ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने पहले ही तबाह कर दिया था। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, रवायती सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब को आप लोगों को मनाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने किसी मामले का बदला नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के बगैर आगे बढ़ना होगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो काम है, वो उनसे लिया जाए और जो उनको ड्यूटी दी जाए वो ड्यूटी पूरी करें, लेकिन ये वो मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क की तकदीर के फैसले वो नहीं कर सकते। इस मामले को खत्म करना पड़ेगा। नादरीन, इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक सर्वे और हमारे पास मौजूद है रिपब्लिक पॉलिसी का, और वो ये कहते हैं जनाब कि ये सर्वे हमने करवाया लाहौर में कि 2024 के इंतखाबात में लाहौर के शहरी क्या समझते हैं कि धांधली हुई या नहीं हुई। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 8 फरवरी को जो हुए उनमें धांधली हुई या नहीं हुई? तो लाहौर के 87% 87% शहरी ये समझते हैं कि 2024 में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उनमें धांधली हुई है। ये तो बेचारे मियां जावेद लतीफ साहब खुद कहते हैं कि हम तो इलेक्शन हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती लाके हुकूमत में बिठाया गया है। यानी एक ऐसा आदमी भी है पीएमएलएन में जो खुलकर ये बात करता है, और इस बात पे मैं मियां जावेद लतीफ साहब को दाद देना चाहता हूं कि चलो उन्होंने खुल के बात तो की कि हम तो इलेक्शन सारे हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। यही बात राणा सनाउल्लाह साहब भी इशारों में कर चुके हैं। पीएमएलएन के और बहुत सारे लोग भी ये बात करते हैं कि जनाब ये हमारे साथ ज्यादती की गई है, हम तो इलेक्शन हार गए थे, मियां साहब तो तकरीर किए बगैर वापस चले गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन फिर हमें बुलाकर जबरदस्ती हुकूमत हमारे हवाले कर दी गई। 87% लोग कहते हैं कि धांधली हुई है इंतखाबात में, सिर्फ 5% लोग कहते हैं कि नहीं हुई। अब ये 5% लोग कौन है? ये कट्टर कोई पीएमएलएन के लोग होंगे जिनको लगता होगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ठीक जीतते हैं या उन्हें हुकूमत ठीक मिली है। हालांकि जो इतलात आ रही हैं उनमें मुबैना तौर पर यह भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के और यास्मीन राशिद साहबा के इलेक्शन में जब आरओ ने इनकार कर दिया कि वो धांधली नहीं करेगा, तो उस पर मुबैना तौर पे तशद्दुद भी किया गया उस आरओ के ऊपर, और नया आरओ लाया गया, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया और फिर उस आरओ के जरिए से जाली फॉर्म 47 जारी करवाए गए जो इंतहाई ढीले किस्म के हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को जब चाहे बाजू मरोड़ दें उनका, जब चाहे उन्हें कंट्रोल कर लें। 8% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं है कि धांधली हुई है या नहीं हुई, लेकिन 87% एक बहुत बड़ा फिगर है जो इस सर्वे के मुताबिक ये कह रहा है कि लाहौर में धांधली हुई है। मरियम नवाज साहबा नादरीन पहुंच गई हैं जापान के दौरे पर, और जापान का दौरा उनका तय था, काफी अरसे से पता था कि ये जापान जाएंगी। अब जापान में मरियम नवाज साहबा के 2 प्रोग्राम होने जा रहे हैं जिनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। एक एम्बेसी के अंदर होने जा रहा है और एक कोई हॉल है जहां पे प्रोग्राम होना है। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए बड़ी अजीबोगरीब शराइत रख दी गई हैं वहां एम्बेसी और स्टाफ की जानिब से। यानी एक तो यह है कि एक बंदा जो इस प्रोग्राम में शिरकत करेगा, एक एक आदमी उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा, उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये आदमी किसी दौर में भी कहीं पे भी कोई एक पोस्ट भी इसने इमरान खान के हक में तो नहीं की हुई, और पूरी तसल्ली करने के बाद किसी भी शख्स को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो मरियम नवाज वाले प्रोग्राम में शामिल हो। अच्छा, दूसरा ये है कि जितने भी एम्बेसी का स्टाफ है, ये एम्बेसी अब एक नई जगह पे बनी हुई है। पहले जो एम्बेसी थी वो बड़ी कीमती जगह पे थी, बड़ी शानदार एम्बेसी थी। जरदारी साहब के दौर में एक स्कैंडल भी आया था इस पे कि इसको तब्दील कर दिया गया था। अब इनके घर भी अंदर ही है, जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके घर भी अंदर ही है,
और कुछ इतलात ये हैं कि जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके लोगों को नए कपड़े पहना के और उनके साथ जो उनकी फैमिली के लोग हैं उनको बिठाया जाएगा मरियम नवाज के सामने, ताकि कोई शख्स कोई हरकत ना कर सके, कोई नारा ना लगे। एक शर्त यह रखी गई है कि कोई भी अपना मोबाइल फोन या कोई ऐसी डिवाइस नहीं लेकर आएगा जिससे रिकॉर्डिंग हो सके कि मरियम नवाज ने क्या कहा और सामने लोगों ने क्या कहा। इतने खौफ के आलम में ये लोग जापान के अंदर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और एक अजीबोगरीब बात आपको मैं बताता हूं, अभी तक जापान में किसी को नहीं पता कि वो हॉल कहां पे है जहां पे ये प्रोग्राम होना है। PMLN के लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि मरियम नवाज ने जो एक प्रोग्राम करना है जापान में, जापान के अंदर जो ओवरसीज जापानी है, पाकिस्तानी शहरी जो ओवरसीज वहां रहते हैं जापान के अंदर, जो मरियम नवाज ने एक प्रोग्राम करना है वो हॉल कहां पे है जहां ये प्रोग्राम होना है। तो उन सब ने इनकार किया, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं बताया गया, यानी हमें अचानक बताया जाएगा, हम उस हॉल में पहुंचेंगे या कहीं से हमें इकट्ठा करके उस हॉल में ले जाया जाएगा। और कुछ बंदे पाकिस्तान से भी जापान पहुंचाए गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ लोग जो है पाकिस्तान से जापान पहुंचाए गए हैं जिन्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बनाकर मरियम नवाज के सामने बिठाया जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि इतना खौफ है इन्हें अवाम का, ये किसी भी मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में ये अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, तो ये कहां पे अवाम का सामना करेंगे। अब नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की और प्यूटन की मुलाकात हुई है। और प्यूटन जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए, तो ये मुलाकात एक्चुअली जो टॉक्स होने जा रही हैं रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई के हवाले से, ये उस हवाले से प्यूटन पहुंचा अमेरिका में, अलास्का, और साथ ही जो है वो भी आ रहा है, ज़ेलेंस्की भी आ रहा है मुलाकात करने के लिए, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों के बीच में ये मुलाकात होनी है। अब प्यूटन जब पहुंचा तो मैं थोड़ा सा मंजरकुशी आपके सामने कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप खुद रनवे के ऊपर मौजूद था प्यूटन को रिसीव करने के लिए, और खासा चौड़ा वो एक रेड कारपेट है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद था। अब पता नहीं इन्होंने जानबूझकर किया या ये पॉलिसी है, जिस कारपेट को बिछाया गया प्यूटन के जहाज तक वो बहुत बारीक था, यानी वहां गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। जब आप जहाज से उतरते हैं तो आपको थोड़ा सा सिकनेस होती है ना जहाज से उतरने की। आप जहाज से उतरे हैं, अगर आप लोगों ने जहाज में ट्रेवल किया तो जब आप उतरते हैं तो थोड़ा सा आप उतने नॉर्मल नहीं होते जितने आप जमीन के ऊपर ट्रेवल करते हुए होते हैं। अगर आप गाड़ी में भी लंबा सफर करके जाएं तो आप जब उतरते हैं तो आपको 1 आधा 2 मिनट लगते हैं पूरी तरह से नॉर्मल होने में। अब ये जहाज से उतरते हैं, बिल्कुल बारीक कारपेट है, इसके ऊपर तो कैट वॉक ही करनी थी, लेकिन प्यूटन के ऊपर भी शाबाश है, वो उस कारपेट के ऊपर ऐसा बैलेंस जबरदस्त तरीके से चलकर आया, पूरा कॉन्फिडेंट वॉक की उन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा क्लैपिंग की पहले, और फिर पहले हाथ बढ़ाया प्यूटन से मिलने के लिए, और प्यूटन ने आकर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरीका है कि वो दूसरे का हाथ खींच के अपनी बगल में यहां लेकर आते हैं और उसको झटका झुटका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यूटन ने बड़ी मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया और बड़े कॉन्फिडेंटली दोनों ने वहां पे खड़े होकर बात की। तो इसमें एक तो अगर ये शरारत थी तो काम नहीं आई, प्यूटन की जो वॉक है वो बड़ी शानदार रही, बड़ी कॉन्फिडेंट रही, बहुत बारीक कारपेट के ऊपर भी वो बहुत ठीक चलते हुए आए। और डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने हाथ मिलाया, मुसाफा किया। उसके बाद एक मीटिंग इन दोनों के बीच में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही तो आप कितने नंबर देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 आउट ऑफ 10, यानी मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। मेरी बड़ी पॉजिटिव और अच्छी मुलाकात हुई है प्यूटन से, लेकिन उन्होंने 2 चीजें बोली। उन्होंने कहा ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, एक बड़ा मजबूत आदमी है, दूसरा टफ एज हेल, ये बहुत ही टफ आदमी है, यानी इसको डील करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इस मुलाकात को पॉजिटिव कहूंगा। अब मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं वो अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है जी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप भी इससे उम्मीद लगाकर बैठे कि आउटकम अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह खूबी है कि जिससे भी वो मुलाकात करता है उसकी तारीफ करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीकाकार है, बहुत कम वो ऐसा करता है जैसा ज़ेलेंस्की के साथ उसने किया। वो एक बिजनेसमैन है ना, तो वो जानता है कि किसी चीज को जिससे आपने हासिल करना होता है तो उसको थोड़ी सी आपने ढील देनी होती है। तो उसने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इतना पॉजिटिव रहा कि अब जो अगली मुलाकात होने जा रही है, जो एक टॉक्स का सेशन होने जा रहा है प्यूटन और ज़ेलेंस्की के बीच में, यानी यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को दावत दी गई है कि आप भी आए और आकर उसको ज्वाइन करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मैं आऊंगा और ज्वाइन करूंगा। तो उम्मीद है कि यह जंग रुक जाए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में गुज़िश्ता 3 सालों से हो रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, 3.5 साल हो गए हैं। इसमें एक चीज यह है कि रशिया ने यह वाली टॉक्स शुरू होने से पहले बड़े जोरदार तरीके से अटैक किया और 10 किलोमीटर वो घुस गए, यानी जो उनका डिफेंस था उसको ब्रेक कर दिया। यूक्रेन के
डिफेंस को ब्रेक करते हुए रशियन फौजी 10 किलोमीटर अंदर तक गए हैं एक दिन पहले, और उसके बाद अब आया प्यूटन मिलने के लिए। तो ये एक बड़ा मजबूत जेस्चर था, वहां ग्राउंड पे भी, खबरों में भी, और प्यूटन का आना, यूं मिलना और फिर बैठ के बातचीत करना। तो ट्रंप ने कहा कि अब ज़ेलेंस्की के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड करती हैं कि वो